नाजरीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें सिर्फ अखबार ही नहीं बल्कि आज के जो खास न्यूज़ हैं जो इस वक्त टीवी, अखबार और सोशल मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं उनके बारे में तफसील से बात करेंगे। आज हमारे पास कुछ खास टॉपिक्स हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दिल्ली के बटला हाउस में चलने जा रहा है बुलडोज़र, लाए गए बैरिकेड और लोग खाली कर रहे हैं अपनी दुकान और मकान। वहीं पर बात करते हैं कि असीम मुनीर आज जो है ट्रंप के साथ लंच करेंगे और इधर पीएम मोदी ने ट्रंप से बातचीत की है फ़ोन पर। और वहीं पर बात करते हैं आखिरी न्यूज़ की, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को सीधी धमकी। उन्होंने कहा है कि बिना शर्त सरेंडर करो। इन सारे टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अशर यासिर। आपका खैर मकदम है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दिल्ली में जब से रेखा गुप्ता की सरकार आई है तब से हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जिससे जनता बेहद ही नाखुश है। जैसा कि हमने देखा कल यासिर की वहाँ पर बारिश हुई थी और बारिश की वजह से पूरी सड़कें तालाब बन चुकी थी। वहाँ पर लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और हमने देखा है कि दिल्ली में आए दिन इतना लंबा जाम लगता है कि घंटों घंटों थोड़ी सी दूरी तय करने में घंटों लग जाते हैं, लोग उसमें काफ़ी सफ़र करते हैं। और इसी बीच जो है वहाँ पर झुग्गियाँ भी तोड़ी जा रही हैं। और जो बटला हाउस में कुछ टाइम पहले जो एक चस्पा किए गए थे कुछ नोटिस की इन दुकानों को, मकानों को खाली करना है क्योंकि ये अवैध निर्माण हैं। इसके लिए सुप्रीम जो कोर्ट हैं उन्होंने कुछ टाइम के लिए वक्त दिया था, लेकिन अब उनको खाली करने की बारी आ चुकी है और बुलडोज़र वहां पर पहुंच चुका है। कहा जा रहा है कि अगर जिसने दुकान और मकान खाली कर दिए हैं उन पर भी बुलडोज़र चलेगा और नहीं भी किए हैं उन पर भी चलेगा, लेकिन वहाँ के लोगों ने अपना सामान बांध लिया और दुकानें खाली कर दी हैं और कुछ ही टाइम में देखा जाएगा कि वहाँ पर बुलडोज़र चलेंगे जो भी अवैध निर्माण हैं। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो मैं आपकी उस बात का जवाब दे दूं कि जो आपने बोला कि कल बारिश हुई और बारिश के बाद हमने देखा कि रोड जो है वो तालाब में बदल गई। यही रेखा गुप्ता है, यही बीजेपी है, यही प्रवेश वर्मा है जी। यही बीजेपी और कई लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्शन के वक्त या इलेक्शन से 2-3 महीने पहले से ये बयान शुरू कर दिया था कि जब बीजेपी अगर सत्ता में आ जाती है तो जो पानी रुकता है वो नहीं रुकेगा, जो यमुना है वो साफ हो जाएगी जी। बहुत सारे काम ऐसे बताए थे जो हम कर देंगे। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं जो बारिश हुई है दिल्ली में। बीजेपी की सरकार बनने के बाद कई बार बारिश हो चुकी है और हर बार यही कहा जाता है। पहले भी आप ठीकरा जो वहाँ पे क्या बोलते हैं आम आदमी पार्टी सत्ता में थी तो आप आम आदमी पार्टी पे फोड़ रहे थे, अब भी आप आम आदमी पार्टी पे ही सारे ठीकरे फोड़ रहे हैं कि उन्होंने काम अच्छा नहीं किया, उन्होंने काम अच्छा नहीं किया इस वजह से समस्याएं हो रही हैं। उन्होंने काम अच्छा नहीं किया इस वजह से समस्याएं हो रही हैं। उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। तो आपने इस तरह के बयानबाजियां क्यों की थी? आपने तो बोला था कि मैं 100 दिन के अंदर दिल्ली को बदल के रख दूंगी, दिल्ली में कहीं पानी जमा नहीं होगा, दिल्ली में यमुना साफ हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या चीजें बोली गई थी। लेकिन अभी तक उनमें से किसी भी एक काम को भी पूरा नहीं किया गया है। और दूसरी चीज जो आपने बोला कि इस वक्त दिल्ली में बुलडोज़र एक्शन तेज़ हो गया है। दिल्ली के जो लोग हैं या दिल्ली में जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनकी रातों की नींद हराम हो गई है। कई जगहों पे बुलडोज़र चलाया जा चुका है। आतिशी को भी डिटेन किया गया था। वहाँ पे आतिशी गई थी, उन्होंने दिल्ली सरकार के खिलाफ नारे लगाए थे। लेकिन क्या इन सब चीज़ों के दरमियान दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया जिससे ये नज़र आ जाए कि जो भी दिल्ली में हो रहा है वो उसका नतीजा क्या होगा आगे, या वो किस लिए हो रहा है? अभी ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे कल एक ट्वीट किया गया था दिल्ली गवर्नमेंट के ही एक हैं, शायद वो आई थिंक रेखा गुप्ता के एक सैंडल से किया गया था कि रोहिंग्यों पे कार्रवाई हुई, क्या ये सही या गलत है? जिस तरह से झुग्गियां जो गिराई जा रही है इसमें यह कहा जा रहा है कि 90% लोग हिंदुस्तानी हैं, बाकी 10% जो हैं वो रोहिंग्या हैं या जो मतलब कहीं से भी आ करके रह रहे हैं दूसरी कंट्रीज से। जब आते हैं तब क्यों नहीं देखा जाता है? सबसे बड़ा मुद्दा यही है
कि जब कोई हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल होता है तो उस वक्त क्यों नहीं देखा जाता? हमारा गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? यही हमने पहलगाम में देखा था कि पहलगाम में कुछ लोग आते हैं और हिंदुस्तान के 26 लोगों की हत्या करके चले जाते हैं जी, गोलियां चला के चले जाते हैं। तो आप इंटेलिजेंस पे बात क्यों नहीं हो रही? इंटेलिजेंस क्या कर रहा है हमारा? जी, बात जब अगर ये की जाती है तो अपोजिशन पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप जो है क्या बोलते हैं, आतंकियों का साथ दे रहे हैं। मतलब आप जो है इस वक्त जो दिल्ली की सरकार कह लें, केंद्र सरकार कह लें, अगर आप उन पे सवाल करेंगे तो आपको वो इस तरह पेश करेंगे, या उनके जो 2-2 रुपए के ट्रोलर्स बैठे हुए हैं वो इस तरह ट्रेड करेंगे लाइक यू आर, मतलब आप जो है पाकिस्तान के फेवर में बात कर रहे हैं या आप आतंकियों के फेवर में बात कर रहे हैं। मतलब आप सरकार से सवाल नहीं कर सकते। अभी कल एक न्यूज़ सामने आई है कि जो एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, उसमें रिपोर्ट 3 महीने में आ जाएगी। लेकिन एक खबर और सामने आई है कि तकरीबन काफ़ी सारे विमान जो है वो कैंसिल हो चुके हैं और ज़्यादातर इसमें एयर इंडिया के विमान हैं। क्या अब एक चीज़ ये नहीं बढ़ती है कि आपको 6 दिनों में एयर इंडिया की 83 उड़ानें रद्द हुई हैं, बोइंग 787 सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। तो आप ये देखिए कि 6 दिनों में 83 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं एयर इंडिया की तरफ से। तो आपने जो अगर किसी को प्राइवेटाइजेशन किया है किसी चीज़ का, तो आपने उनसे क्या क्या चीज़ें ली हैं, किन किन बेसिस पे आपने क्या? कल फिर ये बात सामने आई है कि बहुत ही सख्त लहजे में बोला गया है कि आप अपने विमान की सुरक्षा करें और आप अपने विमान को सही करें। और ये भी एक खबर आई कि जब उसमें जांच की गई तो 12 प्लेन की जांच की गई थी, 12 प्लेनों में कहीं पे कोई गड़बड़ी नहीं निकली। वहीं कल की 3 खबरें सामने आई हैं कि एक अहमदाबाद में विमान जो जा रहा था लंदन जी, उसको एन मोमेंट पे बिल्कुल कैंसिल करना पड़ा है क्योंकि कुछ खराबी आ गई थी। एक एयर इंडिया का विमान और था जो क्या बोलते सैन फ्रांसिस्को से आ रहा था, उसको बीच में रोक दिया गया, बीच में उसकी क्या बोलते इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। उसके अलावा कई सारी चीज़ें सामने आई हैं, कई सारे क्या बोलते हैं वीडियो सामने आ चुके हैं। तो बीजेपी की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर आप बीजेपी के खिलाफ सवाल करेंगे तो आपको एक देशद्रोही की तरह से दिखाया जाएगा कि आप एक आतंकवादी की तरह दिखाया जाएगा आपको, और आपको पाकिस्तान का हिमायती दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास उन सवालों का जवाब नहीं। उनसे आप अगर मंदिर मस्जिद के बारे में सवाल करेंगे तो वो जवाब दे लेंगे इजीली, क्योंकि उनके जो ब्रेन सिस्टम में ये चीज़ें भरी गई हैं। उनके ब्रेन सिस्टम में डेवलपमेंट की सिर्फ बातें कही गई हैं। डेवलपमेंट कहाँ किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, किस तरह होगा, इसके बारे में नहीं बोला गया। अभी भी हम देख रहे हैं कि कितने सारे पुल, कितने सारे जो हैं चीज़ें बीजेपी की तरफ से बनाई गई हैं, नो डाउट अच्छी बनाई गई हैं, लेकिन पहली बारिश में उसकी असली सामने आ जाती है। यहाँ तक कि संसद भवन जो उन्होंने बनवाया है, सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट था वो, उसमें भी आप देखिए कि बारिश में वहाँ पे पानी गिरता रहता है। तो हम किस चीज़ पे आपकी जो है क्या बोलते हैं भरोसा करें, हम क्यों ना आपसे सवाल करें फिर? बिल्कुल, देखिए जब से भाजपा वहाँ पर आई है दिल्ली में, तब से कुछ ना कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जिससे जनता कह पाने में असमर्थ है। लेकिन जनता ने भाजपा को तभी लाया था क्योंकि भाजपा ने वहाँ पर बड़े बड़े वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को 2500 रुपये महीना देंगे, लेकिन वो दावा भी धूल फूक गया क्योंकि वो भी जुमला पार्टी हो गई है। बीजेपी भारतीय जुमला पार्टी कहा जाता है इसको। आम आदमी पार्टी ने भी इसका नाम यही रखा था और कई अपोजिशन पार्टी से जिनका यही कहना है कि भारतीय जुमला पार्टी जो भी ये वायदा करते हैं वो बाद में कह देते हैं कि जुमला। तो ये भी कहा गया था कि दीपावली पे और होली पे एक सिलेंडर दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया जा रहा है। और तो एक खबर और सामने आई भी कि डीटीसी के जो बस एम्प्लॉय थे, ड्राइवर थे, कंडक्टर थे, उनका ये कहना है कि हमने बीजेपी के लिए घर घर जाके कैंपेनिंग की थी कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद हमारा कोई फ़ायदा होगा, लेकिन अभी तक हम लोग वैसे के वैसे ही पड़े हुए। इन्होंने बहुत सारे वायदे किए थे लेकिन अभी तक कुछ भी हमारा नहीं हो रहा है। तो हमें ये लग रहा है कि इससे पहले वाली जो सरकार थी वही बेहतर थी, अगली बार हम किसी और को मौका देना चाहते हैं। जी, ये सारी चीज़ें सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, जहाँ पर भाजपा की सत्ता है, जहाँ पर सरकार है, जैसे कि महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे, महाराष्ट्र में भी
कोई इसी तरह का वादा करके भाजपा वहां पर आई लाडली थी। बहना लाडली योजना। बहन योजना बोल के एक योजना थी जिसमें महिलाओं को पैसे दिए जाने थे, लेकिन उसकी भी राशि घटाकर कम कर दी गई, जिसके बाद वहां पर लोग काफी जो है नाखुश नजर अच्छा, आए। लेकिन एक मिनट में कम की गई है, लेकिन उसमें कुछ और वो चीजें ऐड शर्तें कर दी रखी गई, गई हैं। शर्तें रख दी जी गई हैं कि अब सबको नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपने वोट किया था और जिस तरह हमने ये देखा कि जो मध्य प्रदेश में जो लाडली बहन योजना थी जो शिवराज सिंह चौहान ने चालू की थी, उसकी वजह से वो जीते थे। महाराष्ट्र में भी ये कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना जो थी उसकी वजह से ही महायुति को जीत मिली है, नो डाउट इसके लिए। और हर एक पॉलिटिशियन ने बोला, यहाँ तक कि अपोजिशन ने भी यही बोला था। लेकिन उसके बाद आपने उस राशि को आधा किया, उसके बाद उस राशि में कुछ आपने शर्तें ऐसी जोड़ दी कि अब जिन लोगों ने आपको वोट किया था वो खुद ही बेचारे परेशान है कि हमने वोट क्यों कर दिया। ऐसे बेहतर जो है हम MBA को करते या किसी और को भी करते, चाहे वो इंडिविजुअल किसी पार्टी को, क्षेत्रीय पार्टी को करते, लेकिन आपको वोट नहीं कर सकते थे। लेकिन आपको वोट इसी वजह से किया कि आपने एक वादा किया था कि हम सबको जो है लाडली बहन योजना के तहत इतना पैसा देंगे। उसके बाद वो पैसा आधा होता है, फिर आधा होने के बाद फिर शर्तें लग जाती हैं कि आपको जो है अगर ये चीज़ें आपके पास हैं, ये चीज़ें अगर आप कर रही हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। जी, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, बाकी जगहों पर भी कुछ कुछ घटनाएं देखने को मिलती है। जब से महाराष्ट्र में सरकार आई है, देखा जाता है यासिर कि अभी रिसेंटली एक हादसा हुआ, ट्रेन हादसा हुआ, लेकिन वहां पर जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कुछ बात नहीं की उस बारे में। देखिए, और एक और खबर एक खबर और सामने आई है कि महाराष्ट्र की एक जगह है, वहां पर एक गर्भवती जो महिला थी, उनका इलाज नहीं हो पाया सही टाइम पर और गर्भ में ही बच्चा मर गया। और जब बच्चा पैदा कराया जैसे तैसे, उसके बाद उसको अस्पताल में जगह नहीं मिली, तो एक जो उनके फादर थे, उन्होंने अपने बैग में भरकर बच्चे को 800 किलोमीटर अपने गाँव लेकर गए। जी, 80 किलोमीटर अपने गांव लेकर गए बैग में भरकर। ये बहुत ही निंदनीय बात है, क्योंकि जब हम किसी को वोट देते हैं यहाँ से तो बस इसीलिए देते हैं क्योंकि सरकार हमारे काम आ सके। लेकिन सिर्फ सरकार जो है अपने वादे के लिए, अपने उनके जो काम होते हैं उसके लिए जनता को चुनती है, ना कि उनकी जो ज़रूरतें हैं उनके लिए चुनती है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये कि बीजेपी जहाँ जहाँ सत्ता में, वहाँ अगर बीजेपी के लीडर्स कुछ भी करते तो उनको आज़ादी है। अभी आपने खबर बताई थी मुझे कि UCC उत्तराखंड में लागू है। उत्तराखंड के एक बीजेपी के लीडर हैं जो अपनी वाइफ होते हुए एक और शादी करने जा रहा है। शादी कर चुके हैं। अभी तक जो है उन दोनों में लड़ाई चल रही थी, मतलब ये जो उनकी प्रेमिका थी है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब वो दूसरी शादी कर रहे हैं और वहाँ पे दूसरी शादी UCC के तहत नहीं हो सकती है, बट वो बीजेपी के लीडर हैं तो वो कर रहे हैं। मतलब अगर आप बीजेपी से कहीं से भी कनेक्टेड हो, ये हमने BHU में IIT वाला जो मसला हुआ था, रेप केस वाला, उसमें भी देखा था कि वो लोग IT सेल के थे BHU में, जो जिन्होंने 3 लोगों ने रेप किया था, वो IT सेल के थे और उनके साथ स्मृति ईरानी के भी फोटोज थे और उन्होंने रेप किया, उनको अरेस्ट किया गया, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया, बेल दे दी गई। और ये भी नहीं कि समाज सुधार केंद्र में भेजा गया, कुछ नहीं, उनको सीधे भेज। तो आप अगर बीजेपी से रिलेटेड हैं, आपके कनेक्शन बीजेपी में हैं, और जिस तरह से ये कहा जाता है कि इस देश में जब इतिहास अब दोबारा अगर लिखा जाएगा, ये 2014 से लेकर के अभी जब तक बीजेपी सत्ता में रहेगी, तो इसमें कुछ ऐसे भी इतिहास लिखे जाएंगे जो लोगों के लिए पढ़ना भी उनको पढ़ करके बहुत शर्म लगेगी। जिस तरह अभी चीज़ें वायरल हो रही हैं, लोग हाईवे पे कुछ भी कर ले रहे हैं या लोग कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो ये आप सरकार में हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हम जो भी करेंगे वो जो है सही है या हम कुछ भी कर सकते हैं वाला है कि हम सत्ता में हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। जी, तो अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनसे फ़ोन कॉल पर बात की है और इसी सिलसिले में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया है कि PM मोदी ने ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के मसले पर बातचीत की है। मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और वे कनाडा में G7 समिट में उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन ट्रंप जो है पहले ही बाहर निकल गए। और वहीं पर बात की जा रही है कि आज अस्सीम मुनीर के साथ जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो लंच भी करेंगे उनके साथ। देखिए, जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात G7 समिट में हो सकती है, लेकिन
डोनाल्ड ट्रंप पहले निकल गए क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच जो वार चल रही है उस वजह से वो पहले निकल गए। उसके बाद फिर ये चीज़ें हुई कि भाई देश के प्रधानमंत्री को बात तो करनी थी, तो उन्होंने फ़ोन किया और अभी तक जो खबरें बाहर आ रही हैं वो ये आ रही हैं, जिस तरह आपने बोला, विक्रम मिस्री ने बोला है कि हम मध्यस्थता की उसमें नहीं है, मतलब जो सीज फायर हुआ था उसमें जो आप अभी तक जो बयान दे रहे हैं, लेकिन अभी देखिए अभी सिर्फ ये कहा गया उधर से, अभी चीज़ें सामने नहीं है। अब इसके बाद ट्रंप इस पे क्या बोलते हैं ये भी एक चीज़ देखने वाली होगी, क्योंकि ट्रंप 13 से 14 बार बोल चुके हैं कि हमने हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो युद्ध था वो हमने रुकवाया है, और ये क्या बोलते हैं, ये जो है उसके हिसाब से रुकवाया कि बिजनेस जो चल रहे हैं उसकी वजह से रुकवाया। वहीं जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि ईरान और इजराइल में जो तनाव हो रहा है उसको लेकर के भी ट्रम्प ने पोस्ट किया, उसमें कहा गया है कि आपको अनकंडीशनल सरेंडर करना है। ईरान को बोला गया है कि आप अनकंडीशनल सरेंडर कर दें, और इसको लेकर के भी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी एक खबर आ रही है ईरान से कि ईरान ने ये भी कहा है कि आज रात, मतलब 18 जून की रात में हम कुछ ऐसा करेंगे कि पूरी दुनिया जो है वो देखती रह जाएगी। अब वो क्या करेंगे, क्या ऐसा होने वाला है, उस पर भी अभी सस्पेंस बरकरार है। वो ये खबर और भी ईरान से आ रही कि ईरान की संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के डिप्टी चेयरमैन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला करना इजराइल पर हमले से भी आसान है। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो उसे अपने सैनिकों के लिए 50,000 ताबूत तैयार रखने होंगे। तो एक तरह से आप देखें कि अमेरिका को भी धमकियां मिल रही हैं जिस तरह से जब आप देखिए अब ये कह रहे हैं कि अनकंडीशनल आपको सरेंडर करना है, लेकिन यही ट्रम्प थे जिन्होंने अपने लोगों को क्या बोलते हैं ईरान से वापस आने को बोला था जब तक ये अटैक नहीं हुआ था। एक दिन पहले ये बात कही गई थी और अगले दिन अटैक हुआ, तब आपने क्यों नहीं बोला था कि अटैक मत करो? लेकिन आपको ये नहीं पता था ना कि ईरान इस तरह आपकी बर्बादी करेगा। जी। इस वक्त इजराइल में बहुत बुरी हालत है और बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हो गई हैं। वहीं से भी ये खबर और आई है कि नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने भी ये कह दिया है कि इस लड़ाई में हम ईरान के साथ हैं, ईरान अपने आप को अकेला ना समझे। तो अब ये देखिए कि वो एक शेर है ना कि मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। तो इसी तरह से अब ईरान के साथ बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अच्छा, उसमें रीज़न ये है कि ईरान के साथ आने के पीछे का जो रीज़न है वो भी मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे देश हैं जो अमेरिका से जिनकी नहीं बनती है, तो जिनकी अमेरिका से नहीं बनती है वो सारे जो हैं अब ईरान के साथ आ रहे हैं, और ईरान के साथ आकर के वो मतलब कहीं ना कहीं अमेरिका को और ज़्यादा क्या बोलते हैं डराने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस हिसाब से अमेरिका जो है इजराइल का साथ दे रहा है हर तरह से, आपने देखा कल जिस तरह जी समिट में कहा गया कि इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है, तो ईरान को क्यों नहीं अपनी सुरक्षा करने का अधिकार? तो फिर गाजा वालों क्यों नहीं अपनी सुरक्षा करने का अधिकार? वो भी तो कर सकते हैं ना, वहाँ भी तो 2 साल से क्या बोलते हैं जंग चल रही है। बिल्कुल 2 साल से तो ये जंग अभी वो वाली चलो उससे पहले से चल रही थी, लेकिन अभी वहाँ पे खाने के लिए चीज़ें नहीं पहुँच पा रही। इजराइल जो है वो रोक के दे रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं करा, लेकिन ये कहना है कि इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। तो आप ये देखिए किस तरह से हमारे जो देश के और देशों के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं G7 में, मतलब क्या बोलते हैं बड़े लीडर्स जाते हैं जिनकी इकोनॉमी जो बहुत ही विश्व गुरु टाइप ऑफ कंट्रीज होती हैं। तो आप ये देखिए कि उनको वो भी ये कह रहे हैं कि इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। क्या ईरान को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार नहीं है? ईरान भी अपनी सुरक्षा के लिए ही ये सब कर रहा है ना भाई। पहले इजराइल ने ईरान पे अटैक किया था, देन फिर ईरान ने इजराइल पे अटैक किया, ये नहीं कि पहले ईरान ने कर दिया हो। तो अब जिस तरह से ये भी कहा गया है कि अभी जो खबरें आ रही हैं कि नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन भी उनके साथ आ गए हैं, और ईरानी संसद के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के डिप्टी चेयरमैन ने भी एक बयान दे दिया है, और बयान कम ये धमकी ज़्यादा माना जाएगा कि हमारे लिए अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला करना इजराइल पर हमले करने से भी आसान है। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो उसे अपने सैनिकों के लिए 50,000 ताबूत तैयार रखने होंगे। तो ये वाकई एक बहुत बड़ी धमकी हो। जिस तरह से कहा जा रहा है कि खामनेई को जो है नुकसान पहुंचाया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो अब जब 1-2 देशों में जंग होती है तो उसमें जो बड़े लीडर्स होते हैं
उनको अपने आप को किस तरह सेफ रखना। इस तरह तो ये भी कहा जाएगा कि नेतन्याहू को भी जो है क्या बोलते हैं इस जंग में मारा जाएगा। जी जी जिस बिल्कुल। तरह नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान जो है वो क्या बोलते हैं अपने ट्रम्प को मारना चाह रहा है। तो ये बातें निकलती रहती हैं और ये वो लोग बातें ज़्यादा निकालते हैं जो ईरान के अगेंस्ट हैं। जी, तो जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि हमने आपको ख़ास खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दे इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।